कहीं ना कहीं केंद्र सरकार राज्य सरकार को बख्शती होगी, क्योंकि एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन लोग नहीं बख्शेंगे। उसने जैसे नोटिस लग गई, सामने के पेड़ पर जाकर आत्महत्या की। और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो सही में अन्यायकारक था। पूरे देश में अगर कहीं पे अत्याचार की बात आती है या फिर यूं कहें कि किसी गरीब के घर को उजाड़ी जाती है, तो एक चेहरा हमेशा आपके सामने आता है, वो है मेघा मैम। और इस वक्त भी वो ऐसी ही एक विस्थापितों से मिलकर ऐसी ही एक जगह से आ रही हैं। इस वक्त खुद हमारे साथ मैम हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये घटना घटी है या फिर जिनको उजाड़ा जा रहा है उनके बारे में मैम क्या कहेंगी। मैम, सबसे पहले तो द न्यूज़ 15 से बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया है। और ये बताइए मैम कि जहाँ से अभी आप आ रही हैं, आपने क्या देखा, क्या वहाँ पे हुआ है और उसके लिए अब आगे की लड़ाई आपकी क्या है? क्योंकि आपने कई ऐसे आंदोलन किए हैं, कई ऐसी जगहों पर आप पहुँची हैं जो चर्चाओं का विषय बना है, इसके बारे में कुछ डिटेल से बता दीजिए। देखिए, ये बस्ती में मैं पहले भी जा चुकी हूँ, जो 1 लाख करीब गरीब लोगों की बस्ती रही है, और वो दिल्ली और हरियाणा के सीमा पर, जहाँ कुछ 100 एकड़ से ज़्यादा बड़ा एरिया है जो कागज़ पर फॉरेस्ट लैंड रहा है, लेकिन पेड़ तो चंद केवल खड़े थे और बाकी तो घर थे गरीबों के। ये ज़मीन पर जो बहुत बड़ी एरिया है, बहुत बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स भी खड़ी है, फार्म हाउसेस भी है, कुछ सूरज कुंड का एक गेस्ट हाउस जैसा भी है, और कोई राधा स्वामी सत्संग वाला भी क्षेत्र है, ऐसा मैंने सुना है। तो इसमें 6% उस ज़मीन पर केवल खड़े थे गरीबों के करीबन 10,000 घर। जब पहली बार मैं गई तो कुछ घर तोड़े गए थे। इन सब लोगों को बेची गई थी ये ज़मीन, जिसमें एक कुछ दलाल खड़ा था और जिसने 10,000 20,000 सब लिए थे। पर लोगों का साफ कहना था कि इसमें पुलिस प्रशासन, फॉरेस्ट प्रशासन, ऐसे विभाग के लोग भी जुड़े थे, और हरियाणा सरकार ने इतने सालों तक उस पर दुर्लक्ष्य किया। और अचानक बुलडोज़र कोर्ट बन गया है देश में अभी, तो वैसे ही इन पर भी बुलडोज़र चल गया। न कोई कानूनी प्रक्रिया की, न जांच की, न सर्वेक्षण किया। और तब जब कि कोर्ट में केस डाली गई, पहले एडवोकेट कोलिन गोंसाल्विस ने लड़ी और फिर एडवोकेट संजय पारिक जी भी उस मुद्दे पर खड़े हो गए। तो कोर्ट ने, जस्टिस खानविलकर साहब थे, उन्होंने क्या जवाब दिया कि इनको तो हटाया जाना चाहिए। हरियाणा की जो पुनर्वास नीति थी उसमें 2003 की कट ऑफ डेट थी, तो 2003 के पहले के जो घर थे उनको तो 2009 में मिल चुका था। उसके बाद में जो गरीबों ने घर बांधे थे वो सब तो दिल्ली में काम करते थे, वहाँ फरीदाबाद ज़िले में काम करते थे। और ये सब शहरी गरीब तो सेवक ही होते हैं, वही तो शहर चलाते हैं, कारखाने चलाते हैं, सामान बेचते हैं, सेवाएं देते हैं। तो जैसे बम्बई में 75,000 घर तोड़े थे और हमने फिर से वहीं के वहीं बचाए थे, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है ये कहते हुए, वैसे ही यहाँ भी लोगों ने फिर संघर्ष शुरू किया। हमारे विमल भाई करके जो जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के कार्यकर्ता थे, जिनका अचानक अभी गुजरना हो गया, लेकिन उन्होंने फिर ये कार्य हाथ में लिया। और हम सब ने देखा कि इतना अन्याय हुआ था कि एक गणेश भाई, जिसने पूरी ज़िंदगी की कमाई डालकर अपना घर जरा सा ठीक किया था, उसने जैसे नोटिस लग गई, सामने के पेड़ पर जाकर आत्महत्या की थी। एक गर्भवती महिला सामान उतारते उतारते पहले मंजिल पे पड़ के गिर के मौत भुगत गई थी। ये सब जो हुआ था, उसके बावजूद इन्होंने वो पूरे घर तोड़े। और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो सही में अन्यायकारक था। लेकिन दूसरी बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुनवाई हुई और कुछ जजमेंट दिया, और उसमें यही दिया कि भाई 1009 लोगों को घर मिल गए, लेकिन कुल संख्या तो 10,000 की थी। उनका सर्वे कट ऑफ डेट भी जनवरी 2022 को फिर हरियाणा ने कर दी, खोरी के लिए खास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पुनर्विचार कर दीजिए और पुनर्वास नीति फिर से बदलाव लाकर प्रस्तुत कीजिए। तो फिर उस समय जनवरी 2022 में कम से कम 6,600 घर वहाँ थे। ये तो एक कंसल्टेंसी को सरकार ने सर्वेक्षण दिया और उससे प्रूव हुआ है, पर आज तक उनको
पात्र नहीं माना गया है। लेकिन जिन 1009 को घर देने का तय हुआ वो डबुआ कॉलोनी में, आज हम लोग डबुआ कॉलोनी देख के आए, क्या हालात है। न पानी है, न बिजली है। जो 3-4 मंजिल मकान खड़े हैं, ब्लॉक्स के ब्लॉक्स, वहाँ ये 1250 घर दे सकते हैं, इतने घर हैं। लेकिन ये जो 1009 हैं उनमें से 400 लोगों को जो आवंटन किया है घर का, वहाँ 25 से 30 ही परिवार जा चुके हैं और वो भी इतने हैरान हैं कि न पानी आ रहा है घर में, न पीने का पानी है। टंकी पड़ी है जिसमें से वो पानी निकालते हैं, वो कपड़े धोने के लिए भी सही पानी नहीं है, तो पीने के लिए उनको पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। और तो और जो टाइल्स लगाई है बिल्डिंग को, वो टाइल्स निकल के आ रही है। जो कांचें लगाई है खिड़कियों को, वो कांचें फूट रही है। तो कैसे बच्चे जो बाहर ही रहते हैं, क्योंकि गर्मी में घर में रह नहीं सकते, बाहर परिवार के पुरुष सोते हुए हमने देखे हैं, वहाँ अगर टाइल गिर गई तो क्या होगा। और वहाँ पानी की टंकियाँ फूटी हुई सब ढेर पड़ी हुई है। तो ये जो काम किया था वो नेशनल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया था, जो केंद्र सरकार की कंपनी है। इन्होंने कितने करोड़ का काम किया, सार्वजनिक तिजोरी से कितना करोड़ रुपया कमाया, और लोगों को ये कम गुणवत्ता के काम में के किए हुए घरों में रहने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं। अगर इनको कब्जा लेना है तो इनको ये सब बुनियादी सुविधाएं तो चाहिए ही। ये इंसान है, कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं है। तो आज हम लोगों ने इसकी पूरी जांच करते हुए ये पाया कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का कांड हुआ है। और हरियाणा सरकार या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ फरीदाबाद ने जो ध्यान देना चाहिए वो नहीं दिया है। अभी 27 अगस्त को एक मीटिंग हुई थी अधिकारियों के और अधिवक्ताओं के बीच। उन्होंने कहा था 7 दिन में हम करेंगे, कुछ भी नहीं आगे बढ़ा है 7 दिनों में। वहाँ सब स्टेशन है पर बिजली के कनेक्शन नहीं, क्योंकि केबल बर्बाद है। तो ये जो होता है कि चौकीदारी पूरी नहीं है, सिक्योरिटी पूरी नहीं है, तो करोड़ों की प्रॉपर्टी बर्बाद होती है, भंगार होती है। क्या लगता है कि इसमें किसका हाथ है? आप जिस तरह से कह रही हैं कि एक ट्रेंड चल रहा है बुलडोजर वाली, लोगों को हटाया जा रहा है, कई ऐसे जगह है जिसका जिक्र भी धीरे धीरे हम करेंगे, लेकिन क्या लगता है कि इसमें किन लोगों का हाथ है, किन लोगों की मिलीभगत है जिसके कारण आज लोगों को वो सुविधा जो है मुहैया नहीं हो पा रही? इसमें इसके पीछे होते हैं भूमाफिया, और उनका गठबंधन होता है राजनेताओं के साथ। तो आज हरियाणा की खट्टर सरकार को हमारे किसानों ने तो बहुत सबक सिखाया। टोल में भी ट्रोल नहीं करने दिया, लेकिन यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार राज्य सरकार को बख्शती होगी, क्योंकि एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन लोग नहीं बख्शेंगे। और लोगों का कहना है कि ऐसे घरों में रहने के बदले उसी ज़मीन पर हमें रहने दो, क्योंकि वहाँ अभी बड़े बड़े जो टावर्स खड़े हैं उनको एक नोटिस तो दे के रखे है, पर सभी टावर्स तो नहीं गिराए। एक टावर गिराया, इसका इतना बड़ा मुद्दा बनाया, पर 10,000 लोगों के घर गिरा रहे। आज भी जेसीबी और बुलडोज़र भेजते हैं। जिन लोगों को पोजीशन मिला नहीं है उनको पोजीशन मिलने तक 2,000 रुपया महीने का सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देना है, वो भी नहीं मिला है। और पोजीशन वो कब्जा लेंगे कैसे, वहाँ स्थलांतर होंगे कैसे। पहले तो मूल खोरी गांव से ये 18 किलोमीटर दूर है। आज एक माँ रो रही थी कि मेरी बच्ची को कहीं भी एडमिशन नहीं मिल रहा है, मुझे कहीं घरेलू नौकरानी का काम नहीं मिल रहा है। और कुछ दिल्ली के क्षेत्र में भी जो स्कूल में जा रही है उसको आज तक 3 साल से किताबें नहीं है, नोटबुक नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान का क्या मतलब है। तो ये दिल्ली की और हरियाणा की सीमा भी निश्चित नहीं है। ऐसी स्थिति में ये लोग रह रहे हैं। तो निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट को हम ऐलान करते हैं कि अभी कुछ आप देख रहे हैं पुरानी केसों में, तो इस केस को भी देखना चाहिए। और संवैधानिक चौखट में शहरी गरीबों का अधिकार है। जो शहरी धनिक इतने बड़े बड़े ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेकर घर बनाते हैं, उनके 10 घर होंगे देश में, तो 11वां घर भी वो आकर कहीं और खरीदते हैं, उनको कोई सवाल नहीं करता। और जो शहर की सेवा करते हैं, शहर को लंबा चौड़ा ऊंचा बनाते हैं, वो सभी मजदूर वहाँ रहते हैं, उन्हीं को बेघर करना एक बहुत बड़ी अमानवीयता है। खोरी गांव का संघर्ष, जहांगीरपुरी का संघर्ष, या बम्बई में 75,000 घर तोड़े गए थे, तब जो हमने बस्तियों को वहीं बसाया पुलिस को गवाह खड़े रखते हुए, ये संघर्ष अहम है। और ये फैलते शहर
जो गरीबों को निगला रहे हैं, गाँव को भी निगला रहे हैं, और गाँव में रोजगार नहीं है, गाँव की जल जंगल ज़मीन छीनी जाती है, इसलिए पलायन करते हुए शहर में आना पड़ता है, न केवल लॉकडाउन में पर अन्यथा भी जो अर्थव्यवस्था क्रैकडाउन करती है उसके कारण। ऐसे लोगों को घर में न रहते हुए सुबह मेरे घर में हाजिर रहो और मेरा ब्रेकफास्ट तैयार करके मुझे सर्व करो, ये कहने वाली माताएं, इन माताओं के प्रति भी दर्द महसूस करनी चाहिए। और न्यायपालिका तो संविधान का अगर सम्मान करती है तो इनका जीने का अधिकार, इनका आजीविका अधिकार, इनका आवास का अधिकार, ये सब मंजूर करना चाहिए। यही हमारी अपेक्षा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। साफ तौर पर जिस तरह से कोरीगांव में इस वक्त जो है वो मैम देख करके वहां पर आ रही है, और हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर ऐलान किया है कि जो भी वहां मिली भगत है उसको सबसे पहले सुधारा जाए, नहीं तो फिर जिस तरह से लगातार ये आंदोलन में रही हैं वैसे करके एक बार इस गाँव के लिए भी ये आंदोलन जारी रखेंगी। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ मैं देवाशीष कुमार, द न्यूज़ 15, नई दिल्ली।